नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। क्या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मुसलमानों से दंगे करने का हक छीन लिया है? ये सवाल आज मैं क्यों उठा रही हूं, ये आपको समझ में आएगा अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल विस्तार से सुनेंगे और इसे समझेंगे। याद कीजिए 2017 से पहले का दौर, जिसमें उत्तर प्रदेश के कोने कोने से दंगे की खबरें सामने आती थी। एक आधा परसेंटेज अगर छोड़ दिया जाए तो 99% जो दंगे करने में शामिल हुआ करते थे वो इसी कौम के हुआ करते थे। हालांकि ये वो दौर भी था जब आप डायरेक्ट मुसलमान बोलने से और पढ़ने से बचते थे। अखबारों में समुदाय विशेष लिखा जाता था, बोलने में भी समुदाय विशेष बोला जाता था। सवाल ये था कि ये समुदाय विशेष किस बात के लिए? जिस इलाके में मुसलमान रहा करते थे वो संवेदनशील क्यों, और वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात क्यों करनी पड़ती थी जब हिंदुओं की कोई शोभा यात्रा निकला करती थी तब? और इतनी पुलिस फोर्स के बावजूद भी कैसे पत्थरबाजी हो जाया करती थी? अब आ जाइए 2017 के बाद का दौर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा प्रदेश अब माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, उपद्रव से मुक्त है। अब उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा, अब तो यूपी में है सब चंगा। योगी आदित्यनाथ का ये बयान सिर्फ हवा हवाई नहीं है, बल्कि 2017 से 2026 के आंकड़े कहते हैं कि छोटे मोटे मामलों को अगर छोड़ दिया जाए तो इन सबसे इतर कोई बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। कहने को उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा राज्य है और इसकी व्यवस्था को संभालना लगभग ना के बराबर 2017 से पहले नजर आता था। याद कीजिए दंगों का वो दौर जिसमें कि मुसलमान भी पीड़ित थे, हिंदू भी पीड़ित थे, लेकिन सरकारों की तरफ से ऐलान किया गया कि मुसलमानों को मुआवजा दिया जाएगा। उसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा और इस आदेश पर स्टे लगा दिया गया। याद कीजिए वो दौर जब तौकीर रजा जैसे मौलाना डंके की चोट पर चुनौतियां दिया करते थे, धमकियां दिया करते थे, क्योंकि उन्हें इस बात का गुमान था कि ये जो मुस्लिम वोट बैंक है, ये जो राजनेताओं की तुष्टीकरण की राजनीति है, इसके बल पर वो मुसलमानों को इकट्ठा कर लेंगे और ये जो वोट बैंक है ये सत्ता बनाने और बिगाड़ने का काम करेगा। और शायद यही वजह थी कि जैसे तैसे मायावती, जिनका शासन बड़ा सख्त माना जाता था, 2007 से 12 के आसपास का जो उनका दौर था, उन्होंने जब मौलाना तौकीर रजा को अरेस्ट कराया, आधे घंटे के अंदर छोड़ना पड़ गया था उस मौलाना को। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने दंगे करने शुरू कर दिए थे। आज वही मौलाना तौकीर रजा जेल की सलाखों के पीछे है। आधा घंटा नहीं, 11 महीने हो गए हैं। पाकिस्तान में ऐसी कई सारी मुहिम चलती हैं जिसमें मजहब के नाम पर सबको एक किया जाता है। क्या आप जानते हैं आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर यह बड़ा अभियान चलाने की जो साजिश रची गई थी, इसके पीछे कौन था? मौलाना तौकीर रजा। हमने बरेली में देखा, हमने कानपुर में देखा, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर बैठ गए मुसलमानों के जो बच्चे हैं। वो कोई पूछे कि मौलाना तौकीर रजा के बच्चे कहां हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो विदेशों में पढ़ाई कर रही हैं। उन्हें इस मजहबी सोच से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट मौलाना तौकीर रजा ने यह प्लानिंग की थी कि पहले आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर आम मुसलमान बच्चों को बैठाऊंगा, उसके बाद अराजकता फैलाऊंगा, उसके बाद पुलिस वालों पर हमला कराऊंगा, और इन केस पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया तो फिर तो बल्ले बल्ले है। लेकिन 2-3 घंटे के अंदर अंदर यूपी पुलिस ने बरेली के इस मौलाना को जिस तरीके से सबक सिखाया, और वो जो प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हुए थे, आई लव मोहम्मद के नारे लगा रहे थे, ऐसा उन्हें खदेड़ा कि चप्पल, टोपी, जूते, इनफैक्ट आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स भी जमीन पर छोड़कर ही सारे भाग गए थे। उसके बाद फिर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नामजद मुकदमे दर्ज किए गए। 2500 से ज्यादा अज्ञात में मुकदमे दर्ज किए गए। सोचिए ये वो बरेली है जिसका संबंध रहा है हिंदुओं से, हिंदुओं की आस्था से। संभल का वो दौर याद कीजिए जिसमें हिंदुओं के साथ, हिंदुओं की आस्था के साथ हमेशा से संभल पावन नगरी रही है, उसका जुड़ाव रहा है। लेकिन फिर मुगलों का आना और कन्वर्जन बड़े पैमाने पर और बड़ी तादाद में मुसलमानों का बस जाना, हिंदुओं का पलायन, नतीजा ये है कि संभल को बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि उसका सीधा जुड़ाव हिंदुओं से है, ना कि मुसलमानों से। लेकिन आज जब आप बरेली का जिक्र करेंगे, जब आप संभल का जिक्र करेंगे, तो आपको याद आता है कि ये तो शायद मुसलमानों का गढ़ है। नहीं, इसका सीधा संबंध
महाभारत से रहा है, पांचाली से रहा है, मतलब द्रौपदी से रहा है। ये उस पांचाल का हिस्सा हुआ करता था और आज आप सिर्फ सोच लेते हैं कि ये तो मुसलमानों का गढ़ है। अब आ जाइए 2017 में। अगर आप गाजियाबाद की तरफ जाते हैं, अगर आप राजनगर एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं, तो अगर आप उस पुल पर चढ़ते हैं, जिसे आप हाईवे भी कह सकते हैं, एक्सप्रेसवे भी कह सकते हैं, आप में से ज्यादातर लोग एलिवेटेड का जिक्र करते होंगे। अब से नहीं तो कुछ दिन बाद से उसे राम सेतु कहा जाने लगेगा। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि वहां पर एक बड़ा सा बोर्ड लग गया है जिसके ऊपर राम सेतु लिखा है। थोड़ा सा आप आगे जाएंगे 5-6 किलोमीटर तो आपको भगवान राम की एक बड़ी सी प्रतिमा वहां पर दिखाई देगी। हो सकता है कुछ वक्त बाद उसका इनॉग्रेशन भी हो, अभी हमें उसके लिए रुकना होगा, लेकिन जो रोज वहां पर आने जाने वाले हैं वो इस बदलाव को देख रहे हैं। और जो व्यवस्था 2017 के बाद से बदल रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि ना कोई दंगा है, ना कोई कर्फ्यू है, ना मुसलमानों को इतना हक मिल रहा है कि वो ये समझें कि वो सरकार गिरा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। और ये सिर्फ 2017 से योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बात को, इस भ्रम को तोड़ा है। 2026 चल रहा है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। आप आम जनता के बीच में निकल जाइए तो योगी आदित्यनाथ को लेकर जो क्रेज है वो अखिलेश के लिए दूर दूर तक नजर नहीं आता, बाकी दल तो छोड़ ही दीजिए। अगर आप कहेंगे तो मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और भाजपा में ही होगा। इससे इतर आपको बस इतना समझ में आएगा कि कौन किसका वोट काट कर ले गया, बस इतना। बाकी किंग मेकर की भूमिका में भी कोई नहीं है। और ऐसे माहौल में उत्तर प्रदेश में जब बात हिंदुओं की हो रही है तो मुसलमानों को भी यह बात समझा दी गई है कि आप वोट बैंक हो सकते हैं लेकिन आप सरकार बनाने और गिराने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। आम मुसलमान तो खुश है। पहले मील से 6 महीने का पैसा लेकर जब किसान निकला करता था, वो किसान मुसलमान भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, उनका पैसा बाहर लूट लिया जाता था। आज वो मुसलमान किसान कह रहे हैं कि हम तो खुश हैं, हमें तो कानून व्यवस्था जिस तरीके से दुरुस्त मिली है हम उसमें खुश हैं। और ये बताता है कि दलित भी योगी आदित्यनाथ की सरकार में खुश है और वो आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनके मान सम्मान का ध्यान रखा जा रहा है। मतलब भदोही को अगर फिर से संत रविदास के नाम पर रख दिया गया है, उस शहर का नाम, उस जिले का नाम, तो फिर जाहिर सी बात है दलित समाज को भी आप मजबूती देने का काम कर रही हैं, उनका मान सम्मान बढ़ा रही हैं। और रही बात दंगों की, तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि 99% तो एक ही कौम नजर आती है, बाकी इक्का दुक्का छोड़ दिया जाए तो वो एक अपवाद हो सकता है। और वैसे ऐसे कोई एग्जाम्पल्स मिले नहीं है। और दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ ने ये साफ मैसेज दे दिया है कि गलत गलत ही रहेगा और सही सही रहेगा। आप किसी भी मजहब के हो, धर्म के हो, कौम के हो, बिरादरी के हो, कुछ भी हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई मुसलमानों पर होती है। आप आंकड़ा उठाइए, मैंने आपको कई बार आंकड़ा बताया है और आंकड़ा यह कहता है कि हिंदुओं में भी जो रहे हैं अपराधी प्रवृत्ति के और जिन्होंने पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश की, उनका एनकाउंटर हुआ है। और आप अगर आंकड़ा निकालकर देखेंगे तो मुसलमानों से ज्यादा तो अदर है। तो फिर ये 57-60 मुसलमानों का आंकड़ा देकर या ये बताकर कि जिनको टारगेट किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से गलत है और ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। तो मुसलमानों को अगर ऐसा लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है तो उनको आंकड़े देखने चाहिए। राजनेताओं को अगर ये बताना है मुसलमानों को कि आपके साथ गलत हो रहा है तो उनको आंकड़े देने चाहिए। अब ये वो दौर है जिसमें हवाई बातें नहीं चलती। याद कीजिए वो दौर, किसी प्रदेश में कोई भी घटनाक्रम हो जाए, मुख्यमंत्री तो छोड़िए, जो उस जिले का अधिकारी है वो भी उस पर बोलने से हिचकिचाते थे। और आज जब इतना बड़ा मामला राम मंदिर में ये जो पूरा चढ़ावा आया, इसको लेकर जो गबन का मामला सामने आया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रैलियों पर रैलियां कर रही हैं, जनसभाओं पर जनसभा कर रही हैं। और एक भी जनसभा मुझे आप बताइए जिसमें उन्होंने इस मुद्दे को ना उठाया हो। मुख्यमंत्री का कहना है कि राम मंदिर में चढ़ावा गबन का मामला सामने आया और हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने चीजों को फेस करना दूसरे नेताओं को भी सिखाया है। हाल फिलहाल एक बार फिर उन्होंने कहा है सदन के बाहर निकलकर, और क्या कहा है जरा सुन लीजिए, जो ये बताने के लिए काफी है कि किसी भी मुद्दे पर ये सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। गलत गलत है और सही सही। अगर आप मुसलमान हैं और सही हैं तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं करेगा, ये आश्वस्त करती है योगी सरकार। और अगर आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी मजहब के हैं और अगर आप गलत हैं तो फिर आप तैयार रहिए
कार्रवाई के लिए, आज नहीं तो कल, जिस भी दिन आप नजर में आ जाएंगे। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। राज्य सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप बिना ट्रस्ट के आग्रह पर या माननीय न्यायालय के आदेश के बगैर कोई भी निर्णय नहीं ले सकती थी। ट्रस्ट ने अपील की, अनुरोध किया, राज्य सरकार ने 13 जून को स्वयं उनके अनुरोध के क्रम में एक एसआईटी गठित कर दी, जिसमें सचिव स्तर के एक सीनियर अधिकारी को एसआईटी का अध्यक्ष, आईजी रैंक के एक अधिकारी को उसका सदस्य और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ एक स्पेशल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को उसका सदस्य बनाकर। रही बात दंगों की, तो वो हक मुसलमानों से अब छीन लिया गया है, वो हक अब किसी के पास नहीं है। ये सीजेपी वाले दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ गए और जगह जगह से ये कह रहे हैं कि हम वहां भी आंदोलन करेंगे, वहां भी आंदोलन करेंगे। इनकी हिम्मत नहीं कि यूपी में आकर आंदोलन कर दे, क्योंकि यहां पर जो बैरियर है वो बैरियर खत्म करने की व्यवस्था योगी आदित्यनाथ ने की है। कौन सा बैरियर? सीधा संवाद किसानों से, सीधा संवाद छात्रों से, हर उस वर्ग से। और इसीलिए जनता दरबार सरकार लगाती है। योगी आदित्यनाथ खुद खड़े रहते हैं और कुर्सियों पर बैठे हुए जो आते हैं शिकायतकर्ता, उनकी शिकायतों को सुनते हैं, उनका निस्तारण करते हैं। ये है योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था। और फिर मैं इस वीडियो के आखिरी में यही कहूंगी कि दंगों का हक छीन लिया है मुसलमानों से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। अब 2027 में चुनाव है और आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं। आप भले ही उत्तर प्रदेश से हो या उत्तर प्रदेश के ना हो, देश के किसी भी राज्य से, किसी भी कोने से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की छवि आपकी नजरों में कैसी है? योगी आदित्यनाथ को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।